हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रोहित मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हमारी जो क्लास होगी वो होगी बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट की क्लास, और इनका जो सब्जेक्ट है वो मैं पढ़ाऊंगा आज डिजीज ऑफ फील्ड क्रॉप्स एंड हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स एंड देयर मैनेजमेंट। ठीक है, यानी कि अनाज की फसलों में लगने वाले रोगों के बारे में प्रमुख रूप से आप पढ़ रहे हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था डिजीज ऑफ व्हीट, यानी गेहूं की फसल में लगने वाले प्रमुख रोग। तो कुछ डिजीज के बारे में मैं आपको बता दिया हूं। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा डिजीज ऑफ यानी लूज स्मट डिजीज ऑफ व्हीट, यानी कि गेहूं की फसल का जो अनावृत कंड रोग है उसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो ठीक है, जो आज का मेरा टॉपिक है वो है लूज स्मट डिजीज ऑफ व्हीट, यानी कि गेहूं का लूज स्मट रोग। तो ये रोग जो है वो गेहूं की काफ़ी घातक बीमारी है, मतलब कि एक प्रकार से काफ़ी हैज़ार्डस डिजीज़ होता है गेहूं की फसल का। और इसके लक्षण जो है वो सर्वप्रथम तभी दिखाई देते हैं जब गेहूं में बाल निकल आती है। ठीक है, गेहूं में बाल निकलने के पश्चात ही हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और ये एक प्रकार का कवक जनित रोग होता है, यानी फंगल डिजीज होता है। ठीक है, जो फंगस के द्वारा काज होता है, और ये एक प्रकार से गेहूं में काफ़ी फसल को प्रभावित करता है। इसके द्वारा लगभग 50 to 60% लॉस जो है वो गेहूं में देखा गया है। और ये जो इसके स्पोर्स होते हैं, बीजाणु होते हैं, वो पाउडर फॉर्म में जमा होते हैं और गेहूं के जो है वो दाने की क्वालिटी को बिल्कुल डिक्रीज़ करते हैं। इसमें बाल जो गेहूं में दाने जो है वो लगते हैं, दूर दूर लगते हैं, छोटे लगते हैं। तो इससे क्या होता है, इसकी क्वालिटी जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, तो आइए इसके बारे में अन्य स्टेप्स हैं आपको बताते हैं। ठीक है, तो सर्वप्रथम देखेंगे कि इसका जो है वो साइंटिफिक क्लासिफिकेशन किया गया है। ठीक है, लूज स्मट डिजीज का साइंटिफिक क्लासिफिकेशन किया गया है। साइंटिफिक क्लासिफिकेशन किस प्रकार से किया गया है, जैसे इसका जो डोमेन होता है वो यूकैरियोटा होता है, और किंगडम है फंजाई होती है, और इसका जो सब डोमेन है वो बेस्टोमाइकोटा होता है। ठीक है, क्लास इसका होता है यूटू लिनिगलमाइसिटीज होती है, ऑर्डर इसका अस्टिलैग्नेल्स होता है, फैमिली इसकी अस्टिजीनेसी होती है, और जीनस इसका अस्टिलेगो होता है, और स्पीसीज इसकी यूनुडा होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका जो है वो क्लासिफिकेशन किया गया है। और इसके जो ये फंगस की स्पीसीज होती है, यानी इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है यूस्टिलैगो न्यूडा। ठीक है, यूस्टिलैगो न्यूडा। ठीक है, तो ये कवक की एक स्पीसीज होती है जो इस डिजीज को कॉज करती है। ठीक है, और इस प्रकार से इसको अलग अलग प्रकार से इसको बांटा गया है, इसका टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन किया गया है। इसके अलावा बात करें, इसके अन्य नाम की बात करें, अदर नेम्स की, तो इसके अन्य नाम हैं कंजरियारी, केंजुआ, कंडुआ, कान्ही, कायमा, कालीमा, सिथिलिया, सिंह, कंडवा इत्यादि नामों से इसे पुकारा जाता है। ठीक है, अन्य नामों की बात करें तो तमाम इसके अन्य नाम हैं, जिसको हम लोकल नेम भी कहते हैं, उस नाम से इस रोग को जो है वो जाना जाता है। अब इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए, यानी इसके वितरण की बात की जाए, तो भारत में यह सभी गेहूं उत्पादक राज्यों में मिलता है, परंतु इससे दक्षिण की अपेक्षा उत्तरी मैदानी एवं पहाड़ी भागों में फसल अधिक हानि जो है वो होती है। तो यह लगभग भारत में जितने भी स्टेट्स हैं जहां पर गेहूं का उत्पादन किया जाता है वहां पर यह बीमारी प्रमुख रूप से पाई जाती है। और ये लगभग जैसे भारत में तो है अदर जो है से गेहूं उत्पादक राज्य जो हमारे हैं, उत्तर प्रदेश और आपके राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो इसमें ये बीमारी प्रमुख रूप से पाई जाती है। और इसके अलावा जो है कुछ अदर कंट्रीज़ हैं वहाँ भी ये बीमारी प्रमुख रूप से पाई जाती है, यानी कि आपके जो गेहूं उत्पादक राज्य हैं भारत के एवं जो गेहूं उत्पादक देश हैं, वर्ल्ड हैं, वहाँ पर भी ये रोग जो है वो प्रमुख रूप से पाया जाता है। और गेहूं का यह रोग संसार के उन सभी देशों में पाया जाता है जहां गेहूं की खेती की जाती है, और शुष्क क्षेत्रों की अपेक्षा यह रोग आर्द्र क्षेत्रों में अधिक उग्र होता है। ठीक है, यानी जो ह्यूमिड एरिया होते हैं, ठीक है, जो ह्यूमिड एरिया हैं, यानी जो ड्राई एरियाज हैं उनके अपेक्षा जो ह्यूमिड एरियाज हैं वहाँ पर इस रोग की प्रभाविता
ज़्यादा देखी गई है। मतलब कि जो हमारे शुष्क क्षेत्र हैं वहाँ उतना ज़्यादा प्रभावी नहीं होता है, लेकिन जो आर्द्र क्षेत्र हैं वहाँ पर यह बीमारी जो है वो ज़्यादा प्रभावी ढंग से जो है वो फसल को डैमेज करती है, ज़्यादा उग्र रूप से दिखाई देती है। इसके अलावा इसके अन्य फैक्ट हैं। इनके अन्य फैक्ट की बात की जाए कि यह रोग जो है वो बारले में भी पाया जाता है। किसमें? बारले की फसल पर भी पाया जाता है। तो जो लोज स्मट डिजीज होता है वो गेहूं के अलावा जो है वो बारले की फसल में भी यानी जौ की फसल में भी पाया जाता है। और गेहूं की फसल पर लगने वाले सभी रोगों में से अनावृत जो कंड है दूसरा महत्वपूर्ण रोग है जो आर्द्र क्षेत्रों में सबसे अधिक हानि पहुंचाता है। ठीक है, तो ये जो है बारले की फसल नहीं पाया जाता है और गेहूं के अलावा जो है वो ये अन्य फसलों में भी प्रमुख रूप से पाया जाता है। और गेहूं की फसल में इसे जो है वो अनावृत कंड जो है वो रोग के महत्वपूर्ण नाम डिजीज के नाम से इसे जाना जाता है। यानी कि ये जो लूज स्मट डिजीज है, जितने भी डिजीज लगते हैं गेहूं में, मतलब उसमें एक प्रकार से घातक बीमारी की श्रेणी में इसको रखा गया है। ठीक है, इसके अलावा लुथरा द्वारा वर्ष 1953 में लगाए गए अनुपात अनुसार इस रोग से भारत में प्रतिवर्ष 5 करोड़ रुपए की हानि होती है। ठीक है, तो लुथरा जो वैज्ञानिक लुथरा थे उन्होंने एक अनुमान लगाया उन्होंने रिसर्च में कि लगभग 5 करोड़ का लॉस जो है वो इस डिजीज के द्वारा होता है। और पटेल एवं सहयोगियों ने भी राज्य में प्रतिवर्ष लगभग 40 लाख रुपए की हानि बताई थी। ठीक है, मिश्रा एवं सिंह ने गेहूं की कुछ नवीन किस्मों जैसे सोनोरा 63 और सोनोरा 64, लार्मा रोजो HD 1466, हाइब्रिड 65 आदि में प्रतिवर्ष 3 से 6% हानि का अनुमान जो है वो लगाया था। ठीक है, तो इसके अलावा इसके लक्षण की बात की जाए तो इसके कई सारे लक्षण जो है वो बीमारियां जो है वो दिखाई देती हैं। ठीक है, लक्षण की बात की जाए तो कई सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स में दिखाई देते हैं, जैसे कि जो है वो अनाजों का जो है छतरी नुमा बन जाना, जैसे बाल निकलती है तो बाल को जो है वो दाने काले पड़ जाते हैं, काले पाउडर फॉर्म से जो है वो काले जो है वो चूर्ण से ढक जाते हैं, और जो है रैंडमली दाने निकलते हैं, मतलब एक सैप में अलग अलग साइज के दाने जो है वो बाल में लगते हैं और दूर दूर लगते हैं। ठीक है, बालियाँ एकदम ढीली दिखाई देती हैं, एक छतरी नुमा धीरे धीरे बालियाँ एक छतरी नुमा जो है वो परिवर्तित जो है वो हो जाती हैं। ठीक है, लक्षण की बात करें तो इस प्रकार से इमेज में आप देख सकते हैं, इस प्रकार के लक्षण जो है वो दिखाई देते हैं। ठीक है, बालियों में देखिए ये दाने बिल्कुल जो है वो एकदम जो है ब्लैक पाउडर से बिल्कुल ढक जाते हैं, और ये अनियमित दाने जो है वो अनियमित शेप में दाने जो है वो निकलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है वो बिल्कुल छतरी नुमा झंडा आकार की जो है वो बालियाँ हो जाती हैं। और एक शेप आप देख रहे हैं दूसरी इमेज में क्या है कि इस प्रकार से जो है वो इस पर जो है वो ब्लैक कलर का या ब्राउन कलर का पाउडर जो है वो जम जाता है, और धीरे धीरे जब इस दाने को आप छुएंगे तो ये आसानी से बाहर से निकल आते हैं, और इसको रगड़ने पे बिल्कुल पाउडर जो है वो यानी कि फंगस के स्पोर्स बिल्कुल इससे जो है वो निकलते हैं। तो इसके लक्षण इस प्रकार से हम देख करके बालियों में पहचान सकते हैं। और कुछ इसके फैक्ट हैं, जैसे कि इस रोग के लक्षण पौधे से बाली बाहर निकलने पर ही दृष्टिगोचर होते हैं। ठीक है, हम आसानी से मतलब कि जब तक कि पौधा छोटा रहता है, उसकी जो है वो टिलरिंग स्टेज होती है, वेजिटेटिव स्टेज होती है, उस स्टेज में हम इसको इस बीमारी को नहीं पहचान सकते हैं, कोई लक्षण उसके नहीं दिखाई देते हैं। लेकिन जब ये इसकी जो बाल निकल आती है, इसमें दाने दिखते हैं, तब इसके लक्षण जो है वो ज़्यादातर इसमें प्रकट होते हैं। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इस रोग से प्रभावित जो फसल होती है उसके लक्षण कब दिखाई देते हैं, उसके लक्षण जब बालियाँ निकल आती हैं तब उसके लक्षण जो है वो देखने को मिलते हैं। तभी हम ये पहचान सकते हैं कि ये लूज स्मट डिजीज जो है वो आ गई है गेहूं की फसल में। ठीक है, इसके अलावा जो रोगी एवं स्वस्थ पौधे में कोई स्पष्ट अंतर नहीं दिखाई देता है। ठीक है, तो मतलब पहले जो है वो बाल निकलने के पहले रोगी और स्वस्थ पौधे में कोई अंतर नहीं दिखाई पड़ता है, लेकिन बाल निकलने के बाद हम अंतर इसमें स्पष्ट कर सकते हैं। इसके अलावा रोगग्रस्त पौधों की सभी बालियों में काला चूर्ण भरा रहता है और उसमें दाने नहीं बनते हैं। ठीक है, तो ये भी है कि बालियों के अंदर काला चूर्ण भरा होता है और उसमें दाने बिल्कुल नहीं बनते हैं। उसको आप देखेंगे तो उससे पाउडर फॉर्म में जो है वो चूर्ण जो है वो फंगस के स्पोर्स जो है वो निकलते हैं। इसके अलावा रोगी बालियां स्वस्थ बालियों की अपेक्षा
कुछ पहले बाहर आ जाती हैं। एक इसमें और क्या इसके लक्षण हैं कि जो रोगी बालियाँ होती हैं वो पहले निकल आती हैं और जो स्वस्थ बालियाँ होती हैं वो बाद में निकलती हैं। तो रोगी बालियाँ स्वस्थ बालियों की अपेक्षा पहले निकल आती हैं, ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है। इसके अलावा बौनी किस्मों में दूसरी विशेषता यह भी देखने को मिली है कि रोगी बालियों में जो इसका पेडंकल छोटा रह जाता है, मतलब जो इसकी बालियां होती हैं वो छोटी रह जाती हैं रोगी बालियों की, जबकि गेहूं की ऊंची जातियों में रोगी बालियों का पुष्पांजलि वृत्त स्वस्थ बालियों की अपेक्षा कुछ इंच लंबा होता है। ठीक है, तो ये भी देखा गया कि जो बौनी प्रजातियां हैं उसमें बालियां छोटी रह जाती हैं, लेकिन जो लॉन्ग टर्म प्रजातियां हैं उसमें जो है वो स्वस्थ बालियों की अपेक्षा जो रोगी बालियां होती हैं वो लंबी होती हैं। ठीक है, तो ये भी एक इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स जो है इसमें इसके डिजीज के लक्षण जो है वो फसल में देखा गया है, जिस कारण से रोगी बालियां खेत में काफ़ी दूर एक काली छतरी बनाए देती हैं। ठीक है, तो एक चीज़ और है कि आप देखेंगे कि जब फसल जो है वो गेहूँ सारी बालियां निकल आती हैं तो जो लूज स्मट से प्रभावित बाल होती है वो काली छतरी नुमा, बिल्कुल मुड़ी हुई छतरी नुमा जो है वो दिखाई देती है। तो इससे हम इस रोग की पहचान आसानी से कर सकते हैं। और रोगग्रस्त बालियों में भरा जो काला चूर्ण होता है वो वास्तव में क्या होता है, रोगजनक कवक के असंख्य बीजाणु होते हैं। ठीक है, स्मट स्पोर्स ऑफ यूटोस्पोर्स होते हैं। ठीक है, तो जो इसके कवक बीजाणु भरे होते हैं बालियों के अंदर वो क्या होते हैं, वो स्पोर्स के जो है वो असंख्य बीजाणु होते हैं, मतलब कि उनके पाउडर फॉर्म में जो बाल के अंदर छिपे हुए होते हैं वो असंख्य बीजाणु जो है वो होते हैं। ठीक है, इसके अलावा प्रारंभ में यह कंड बीजाणु तरुण स्पाइकिकाओं का कोशिकाओं स्पाइकलेट में चूड़ी समूह बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले में क्या होता है, ये एक प्रकार से चूड़ी समूह बनाते हैं, एक इसका ग्रुप्स होता है। उसके बाद फिर ये धीरे धीरे जो है वो पूरी फसल में ये जो है वो फैल जाते हैं। शुरुआत में ये थोड़ा सा इनके स्पोर्स छोटे होते हैं, कम होते हैं, किन्हीं किन्हीं स्पॉट्स इस पर दिखाई देते हैं बाल में, लेकिन जब इनकी संख्या बढ़ जाती है तो ये पूरी बाल को पूरी तरह से ढक लेते हैं और पूरी तरह से दानों को नष्ट कर देते हैं और छूने पे एकदम पाउडर फॉर्म में जो है वो निकलते हैं। ठीक है, रोगी पौधों की जो वृद्धि प्रारंभ में 20 से 25 दिनों तक बहुत अधिक होती है, परंतु बाद में कम होने लगती है। ना कि जो डिजीज रोग से ग्रसित जो पौधा होता है शुरुआत में उसकी वृद्धि बहुत धीरे होती है और बाद में बहुत तेजी से इसकी गति जो है वो बढ़ने लगती है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। और रोगी पौधों का शुष्क जो भार होता है वो केवल 60 से 64% तक ही रह जाता है, मतलब जो उसका ड्राई वेट्स होता है वो धीरे धीरे क्या होता है, घटने लगता है, यानी हल्के हो जाती हैं बाली, एकदम हल्के हो जाते हैं, हवा के साथ इसके स्पोर जो है वो उड़ करके दूसरे पौधों को भी प्रभावित करने लगते हैं। तो इस प्रकार से जो है वो बिल्कुल इनके लक्षण आपको प्रकट होते हैं और ये लक्षण आपको बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए। इसके अलावा इसकी इटियोलॉजी की बात करें यानी रोग हेतुकी की बात की जाए तो इसका कवक जाल जो होता है वो पटयुक्त होता है एवं द्विकेंद्रीय डाइकोरियोटिक कोशिकाओं वाला होता है। इस कवक जाल का रंग वृद्धि करते हुए पौधे के भीतर हाइलिन कंचाव होता है, परंतु इसके परिपक्वता के निकट पहुंचने के साथ ही यह भूरे रंग का हो जाता है। तो ये कहना है कि इसके जो इसके स्पोर्स होते हैं यानी जो इसके कवक जाल होते हैं जिसको माइसीलियम कहते हैं, ये पटयुक्त होता है। ठीक है, ये सेपरेट होता है, सेप्टेट टाइप में होता है और डाइकैरियोटिक होता है। ठीक है, इस कवक जाल का रंग जो है वृद्धि करते हुए पौधे के भीतर हाइलिन होता है, परंतु इसके परिपक्वता निकट पहुंचते ही साथ भूरे रंग का होते हैं। तो हाइलिन होता है, बाद में क्या होता है वो धीरे धीरे जब मैच्योर होते हैं उसके माइसीलियम तो वो फिर जो है वो ब्राउन कलर में चेंज हो जाते हैं और ब्राउन से ब्लैक कलर में परिवर्तित हो जाते हैं। और बालियों में जो होता है माइसीलियम की द्विकेंद्र की कोशिकाओं के गोल एवं मीठी भी युक्त होने से ही काले चूड़ी समूह में असंख्य अठीलों कंड बीजाणु बनते हैं। ठीक है, तो ये स्पोर्स जो है वो बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई होते हैं और जब इनको सुटेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन प्राप्त होती है, फेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन, फेवरेबल टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, जब आर्द्रता मौसम में बढ़ जाती है तो इनकी जो स्पोर्स की ग्रोथ होती है बहुत तेज़ी से हो जाती है और 1 से 2, 2 से 8, 8 से 12 असंख्य बीजाणु जो है वो निकलते हैं और पूरे पौधे को जो है वो प्रभावित कर देते हैं। इस प्रकार से इनकी इटियोलॉजी जो है वो होती है।
अब इनके डिजीज साइकिल की बात की जाए, यानी कि रोग चक्र की बात की जाए, किस प्रकार से रोग चक्र इनका फैलता है, तो ये जो लूज स्मॉट डिजीज होता है ना, ये होता है सीड बॉर्न डिजीज। ठीक है, ये जो रोग ग्रसित बीज होते हैं उससे फैलता है। रोग ग्रसित बीज से क्या होते हैं कि इसके स्पोर जो जब फसल की मैच्योरिटी होती है तो उसी साथ हार्वेस्टिंग होती है। हार्वेस्टिंग के टाइम पे ये स्वस्थ बीजों में इसके स्पोर चिपक जाते हैं, और फिर जब अगली वर्ष जो है वो उसी को बीज को हम बोते हैं तो वो एक्टिव हो जाते हैं, और इनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तो बहुत तेज़ होती है, और ये पूरे पौधे को क्या करते हैं, प्रभावित कर देते हैं। तो इनका जो डिजीज साइकिल होता है वो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये हेल्थी आपके क्या कहते हैं, हेल्थी बॉल्स हैं। मतलब ये आपकी जो है, जो ये आपकी बाल दिखाई दे रही है, ये हेल्थी बॉल है, और इसमें क्या होता है, किसी भी दाने में अगर इनका संक्रमण होता है तो ये जैसे ही फिर हम इसको स्टोर कर लेते हैं और बुआई के लिए प्रयोग करते हैं तो इनके स्पोर्स जो है वो बीज के साथ जर्मिनेट होते हैं। फिर ये जैसे बीज के साथ देख रहे हैं जर्मिनेशन इनका हो जाता है, फिर ये जो है जर्मिनेशन के बाद फिर जो है वो इस फसल को जब इसमें बाल निकलती है तो उसको प्रभावित कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो है वो इसके स्पोर्स जब अगर कहीं पर किसी स्वस्थ बीज में पहुंच जाते हैं और फिर इसको हम भंडारित कर देते हैं तो सुसुप्तावस्था में पड़े रहते हैं, और जब उसको हम फसल को बोते हैं तो ये एक्टिव हो जाते हैं और फिर वो पौधों को प्रभावित करने लगते हैं और पूरे पौधे की बाल को प्रभावित कर देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इनका जो है जो रोग चक्र जो होता है वो चलता रहता है। ठीक है, तो आप इमेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बात करूं मैं, यह एक अंतः बीजोड़ होता है, इंटरनल सीड बॉर्न डिजीज होता है। तो पहले ही मैं बता दिया हूं कि किस प्रकार का रोग है, ये इंटरनली सीड बॉर्न डिजीज है, आंतरिक बीज जनित रोग इसे कहते हैं। और इससे तथा मुक्त ये भ्रूण संक्रमण इम्ब्रियो इन्फेक्शन द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, इम्ब्रियो में संक्रमण, इम्ब्रियो इन्फेक्शन के द्वारा जो बीज के अंदर भ्रूण होता है उसमें संक्रमण के द्वारा यह रोग जो है वो होता है। इसका रोगजनक कवक संक्रमित दोनों या बीजों की स्कुटन प्रसुप्त कवच जाल के रूप में पड़ा रहता है, और जब संक्रमित बीज बोया जाता है तब बीज के अंकुरण के साथ ही प्रसुप्त कवक जाल सक्रिय हो जाता है, और यह भ्रूण एवं तरुण नवोद्भूत ऊतकों में आंतरकोशिकाओं में उस समय बढ़ता है ताकि पौधे का वर्धन ग्रोइंग पॉइंट तक ना पहुंच जाए। ठीक है, तो ये प्रकार से जो है वो ये भ्रूण के द्वारा इन्फेक्शन होता है, बीज के भ्रूण में पाया जाता है, और जब बीज को हम बोते हैं तो वह एक्टिव हो जाता है, और धीरे धीरे क्या होता है उसकी शीर्ष जो शीर्ष कलिका होती है, ठीक है, जिसका टॉप पोर्शन होता है, जो बाल होती है, वहां तक ये फसल में प्रभावित कर देता है। ठीक है, मतलब कि सिस्टमेटिक रूप से ये जो है वो फसल को डैमेज करता है। और एक चीज़ है कि अगर उपयुक्त आर्द्रता मिल जाए, 60 से 70% अगर फेवरेबल ह्यूमिडिटी इसको प्राप्त हो जाती है तो यह डिजीज बहुत तेज़ी से जो है वो उग्र हो जाता है। ठीक है, तो ये कहना जो है वो इस प्रकार से इसका जो है वो रोग चक्र होता है। अब इसके नियंत्रण की बात की जाए, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं कि इसके कंट्रोल एंड मैनेजमेंट की बात की जाए तो कंट्रोल मैनेजमेंट में कई सारी चीज़ें हैं कि इस बीज को हम अगर सही पहचान कर लेते हैं तो पहले से कई सारी प्रिकॉशंस मेथड्स हैं जिसको अप्लाई करके हम इस बीमारी से फसल को बचा सकते हैं। कौन कौन से प्रिकॉशन मेथड हैं कि सबसे पहले हमको ये करना चाहिए कि हमें साफ़ सुथरे शुद्ध बीजों का प्रयोग करना चाहिए फसल की बुआई के लिए। मतलब अगर हम बीज को खरीद रहे हैं तो एक मानक दुकान से, एक रजिस्टर्ड शॉप से हमको बीज को खरीदना चाहिए। अगर हम घर में बीज रखे हुए हैं तो बिल्कुल साफ़ सुथरे कंकड़ रहित जो है वो बीजों का उपयोग करना चाहिए, साफ़ सुथरे बीज का उपयोग करना चाहिए। कटे फटे रोग ग्रसित बीजों का उपयोग हमको बुआई के लिए नहीं करना चाहिए। और क्योंकि लूज स्मट जो है वो डिजीज जिस खेत में अगर इसका प्रकोप ज़्यादा हो रहा हो तो उसमें हमको गेहूं ना लेकर के एक वर्ष दूसरी फसल को उगाना चाहिए जिसके इसका रोग चक्र जो है वो टूट जाए। मतलब कि ऐसे क्रॉप रोटेशन को अपनाना चाहिए, एक वर्ष बीच में गैप कर देना चाहिए। ठीक है, एक साल बीच में गैप कर देना चाहिए कि जिससे कि इस रोग का जो साइकिल है वो टूट जाए। मतलब कि गेहूं ना ले करके उस खेत में अलग दूसरी कोई फसल ले लें जिससे बीमारी का प्रकोप जो है वो इसके कम किया जा सके। खरपतवार जो है इनको साफ़ सुथरा रखिए, खेत के आसपास कोई ऐसे खरपतवार ना हो जो इसका होस्ट का काम करे। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं ना फैल पाए। बिल्कुल खरपतवार मुक्त फसल होनी चाहिए, किसी प्रकार के जो है वो इन्फेक्शन ना हो सके फसल में। तो इस प्रकार से कई सारे मेथड्स हैं जिसको हम अप्लाई करके इसको रोग से जो है वो बचा सकते हैं। इसके अलावा जो है वो
तो हमेशा बीज को जो है वो प्रमाणित बीज सर्टिफाइड सीड जो है वो किसी भी बिजनेस को खरीदना चाहिए। हमेशा प्रमाणित बीज को ही, सर्टिफाइड सीड को ही जो है वो बीज बोआई के लिए प्रयोग करना चाहिए और किसी प्रमाणीकरण संस्था से खरीदना चाहिए। और इसे जो हम बीज को बोते हैं उसे कुछ सिस्टमेटिक फंजीसाइड्स हैं उससे शोधित करके बोना चाहिए, जैसे कि आपके बविस्टिन है, बाइटावैक्स है, प्लांट वैक्स है, बेलनेट है। ये तमाम जो आपके फंजीसाइड्स हैं, कवकनाशी हैं, इनसे बीजों को शोधित करके ही बीज को बोना चाहिए। ठीक है, तब हम बीज को स्वस्थ जो है वो कर सकते हैं। बीजों का तप्त या उष्ण उपचार, ठीक है, हॉट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, हॉट वाटर ट्रीटमेंट। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि लूज स्मट डिजीज जो होता है, जो ये जो आपका अनावृत कंड रोग होता है, इसका ट्रीटमेंट करना सबसे उचित होता है। हॉट वाटर ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक है, गर्म जल उपचार किसमें किया जाता है? लूज स्मट डिजीज में। तो लूज स्मट डिजीज में बीजों को अगर हम हॉट वाटर ट्रीटमेंट करते हैं तो बीजों को हम सुरक्षित इस रोग से मुक्त कर सकते हैं। तो इसका ट्रीटमेंट जो है वो हॉट वाटर ट्रीटमेंट जो है वो किया जाता है। ठीक है, इसको लगभग जो है वो 60 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम बॉयल करते हैं। बॉयल पानी में इसको हम वॉश करते हैं, जिससे इसके क्या होते हैं, फंगस के जो स्पोर्स होते हैं वो मर जाते हैं। इसके अलावा भारतीय कृषकों के लिए गेहूं के बीजों की सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी ट्रीटमेंट विधि का विकास किया गया है। ठीक है, तो जो हमारे इंडियन फार्मर्स हैं इसको सोलर ट्रीटमेंट भी करके, सूर्य के ताप से उपचारित करके भी बीजों को हम बोएं तो फिर इसके स्पोर जो है वो मर जाते हैं। ठीक है, मई जून के महीने में भीषण गर्मी पड़ती है, 45 डिग्री तापमान पहुंच जाता है। तो उस समय अगर हम अनाज को, बीज को अगर अच्छे से सुखा लें फर्श पे, तो इस रोग से इस फसल को बचाया जा सकता है। तो सोलर ट्रीटमेंट भी हम लूज स्मिट में कर सकते हैं। इस रोग की रोकथाम का सबसे सरल एवं व्यवहारिक उपाय है रोग रोधी किस्मों का बोआई करना। तो हमेशा हमको बोआई के लिए जो डिजीज रेजिस्टेंस क्रॉप्स हैं उनको अपनाना चाहिए, जैसे कि कल्याण 227, PV 15, WG 307, C 302, HH 277, WL 162, DDW 5023, मालवी गेहूँ 55, कल्याण सोना, DL 153। ठीक है, ये कई सारी प्रजाति दी गई हैं गेहूं की जो डिजीज रेजिस्टेंस होती हैं। इसको हमेशा बोआई के लिए प्रयोग करना चाहिए, जिससे इस बीमारी से फसल को बचाया जा सके। ठीक है, अग्रवाल एंड नटराजन 1990 में ट्राइकोडर्मा विरिडी के एक विभेद स्ट्रेन TB5 द्वारा गेहूं के अनावृत कंड जैविक नियंत्रण किया था। ठीक है, तो जो हमारे अग्रवाल एंड नटराजन थे उन्होंने TB5 जो है वो एक ट्राइकोडर्मा विरिडी की स्पीसीज है, जिसे जो है वो इस बीमारी के प्रति जो है रेजिस्टेंस मतलब कि नियंत्रण में उपयोग किया था। मतलब बायोलॉजिकल कंट्रोल की बात की जाए तो जो TB5 थी ये जो है आपकी ये ट्राइकोडर्मा विरिडी की एक स्पीसीज है जो इस बीमारी के लिए कारगर साबित हुई। ठीक है, तो इसका भी उपयोग करके हम इसका जैविक नियंत्रण जो है वो कर सकते हैं। तो बीमारी की सही समय पे सही पहचान करके हम अपने नुकसान को कम कर सकते हैं। सही नियंत्रण उसको जो है वो सही नियंत्रण विधियों को अपना करके फसल की सुरक्षा जो है वो किया जा सकता है और उत्पादन को अधिक जो है वो बढ़ाया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम आपको नए वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे, नई क्लास के साथ। आज आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।